हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको जो 12th चैप्टर है व्यर्थ उसमें 12.2 स्टार्ट कर ली थी। 12.2 के जो है हमने सवाल कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने इंपॉर्टेंट सवाल किए थे जो कि कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद हमने जो है वो 7वां और 8वां सवाल डिस्कस किया था, क्योंकि तीसरा, 7वां और 8वां सवाल जो है वो एक जैसे कंसेप्ट के हैं और उनमें जो है वो स्टूडेंट्स को हर बार थोड़ी दिक्कत रहती है, तो उनको हमने एक साथ कंबाइन में डिस्कस किया था जिससे जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम 12.2 के जो प्रश्नावली है उसके जितने भी सवाल बचे हुए ना उन सभी सवालों को हल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सवाल आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको भी जो है आप अच्छे से समझिए। और कोई सवाल रहे, कोई डाउट आए तो जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम 12.2 प्रश्नावली का चौथा सवाल करते हैं जो कि आज का पहला सवाल है। देखिए इसमें जो है हमें क्या बोला हुआ है वो हम समझते हैं। आपको बोला है कि दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर क्या कह रही है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और जो है आपको क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि चाप डी ए जो है, कौन सा चाप, डी ए, वो चाप सी बी के बराबर होगा। ठीक है, यह जो है आपको सिद्ध करना है। अब इसको जो है ना कैसे सिद्ध किया जाता है उसको हम समझते हैं। देखिए आपको जो है ना क्या दे रहेगा उसको पहले आप लिखोगे दिया है। ठीक है ना, आप लिखोगे दिया है। क्या दे रखा है कि समान जो है ना, जो जीवा दे रखी है दो, वो आपस में समान है। देखिए दो समान जीवा ए बी और सी डी, तो आप लिखोगे जीवा ए बी बराबर जीवा क्या लिखोगे, सी डी। यह जो है आपने लिख लिया। ठीक है ना, तो अब जो है आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। जो आपको सिद्ध करना है वो भी लिखना पड़ेगा, तो आप लिखोगे सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध जो है आपको क्या करना है, देखिए आपको सिद्ध करना है कि चाप डी ए। देखिए दोस्तों, जो चाप होता है ना उसको गणित की भाषा में हम क्या लिखते हैं, इस डी ए लिख के इसके ऊपर एक छोटा सा कैप पहना लेते हैं, टोपी पहना लेते हैं। ठीक है, तो ये चाप डी ए बराबर हो जाता है चाप सी बी। ये जो है इसके ऊपर हमने पहना ली टोपी, तो ये जो है आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब कोई भी सवाल सिद्ध करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले उपपत्ति, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब जो है ना उपपत्ति में जो है आपको क्या लिखना है, देखिए आपको यह दे रखा है कि ए बी बराबर है सी डी, मतलब जीवा ए बी जो है वो जीवा सी डी के बराबर है। अब जीवा ए बी का मतलब क्या हो गया कि जो इस ए बी छाप है ना, अब ए बी छाप कौन सा है, ये वाला चाप। ठीक है, ए बी वाला चाप कौन सा हो गया, ये वाला चाप हो गया। ठीक है, और सी डी वाला चाप कौन सा हो गया, ये वाला। मतलब देखिए ये ए बी वाला चाप हो गया, मतलब जीवा होगी, इस ए बी वाले जीवा में इस साइड वाला भाग आया है और सी डी वाले जीवा में भी इस साइड वाला भाग आया है। ठीक है, तो जो है ना यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, पहले तो इसे लिखोगे दिया है, ये तो आपको दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप क्या लिख सकते हो कि चाप, देखिए चाप ए बी, यदि जीवा बराबर है ना तो आप बोल सकते हो कि चाप ए बी बराबर होगा चाप सी डी के। ठीक है ना, यह जो है आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि देखिए दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे, यहाँ से आप यह लिख सकते हो। अब जो है ना खास बात क्या है, देखिए ए बी कौन सा भाग है, ये वाला बता दिया। अच्छा सी डी जो है कौन सा भाग है, ये वाला। ठीक है, ये भी बता दिया। अब इन दोनों में खास बात क्या है कि यह जो भाग है ना डी बी बी डी वाला जो भाग है ना, वह इस ए बी में भी और सी डी में दोनों में भाग आ रहा है। ठीक है ना, ये जो है ये वाला भाग। देखिए छाप का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक वृत्त है। अब वृत्त में आपका एक ये जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है आपने एक कोई भी जो प्रकार होता है उससे काट लिया, तो ये वाला जितने भी भाग है ना ये आपका चाप कहलाएगा कि ये ए बी आपका चाप है। ठीक इसी तरीके से देखिए बी डी जो छाप है ना वो ए बी में भी आ गया और सी डी वाले छाप में भी आ गया। तो जो है अब आप जैसे क्या लिखोगे कि चाप बी डी बराबर है चाप बी डी के। क्यों लिखोगे, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ है तो बराबर भी होगा ना, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब जो है ना आप क्या करोगे, इसे नाम दे दो समीकरण 1 और इसे नाम दे दो समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 में से जो है वो समीकरण 2 हटा दो। ठीक है, आप हटाओगे, देखिए ए बी, देखिए समीकरण से समीकरण कैसे हटाया जाता है, जैसे कि ए बी ये कौन सा बाया भाग है, तो बाया भाग में से बाया भाग ही कटेगा, मतलब ए बी में से बी डी कटेगा। ठीक है, बराबर ये कौन सा सी डी, तो इस सी डी में से ये कटेगा बी डी। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों इनको देख कर कैसे काटा जाता है वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, बी को हटा दीजिए तो क्या बचा, ए और डी।
ये यहाँ पर बच गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए डी है और यहाँ पर भी डी है, तो डी को हटा दीजिए तो क्या बचा आपके पास सी और बी, ये जो है आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना था, डी ए बराबर सी बी। इसको और अच्छे से लिखते हैं तो डी ए चाप डी ए बराबर चाप सी बी, यह जो है आपके पास आ गया। तो आप लिख लोगे इत्ते सिद्धम। इस तरीके से जो है इसको सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप जो है आराम से इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो यह है आपका सवाल नंबर 14। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 5वां। अब देखिए दोस्तों, हम हल करते हैं सवाल नंबर 5वां। इसमें जो है हमें क्या बोल रखा है इसको पहले हम समझते हैं। देखिए इसमें हमें बोला है कि ए बी और सी डी एक विवृत्त की समान जीवा है। मतलब ये ए बी और सी डी जो जीवा है ना वो एक ही विवृत्त की है और समान है, ठीक है। उसके आगे क्या बोला है कि विवृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है, ये भी हमें पता है। साथ ही साथ ओ एम जो है वो लंब है ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर, यह जो हमें बोल रखा है। तो आप सिद्ध कीजिए कि कोण ओ एम एन, कोण ओ एम एन यह जो है बराबर होगा कोण ओ एन एम के, यह जो है हमें करना है सिद्ध। अब यह जो है हम कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो हमें यही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दिया है जो भी दिया गया है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि ए बी, फटाफट लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी, और साथ ही साथ जो है वो ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन जो है वो लंब है सी डी पर, ठीक है। यह जो हमें दे रखा है। सिद्ध हमें जो है क्या करना है वो भी लिख लेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है ना कि कोण ओ एम एन जो है वो बराबर है कोण ओ एन एम के, यह जो है हमें करना है सिद्ध, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आएंगे उपपत्ति में। उपपत्ति, ये उपपत्ति जो है वो होता क्या है इसको हम सबसे पहले समझेंगे। अब आपको करना क्या, देखिए सिंपल सी बात है, आप लिखोगे चूंकि ए बी बराबर सी डी, इतना जो है आपको पता है, ए बी बराबर सी डी, यह जो है आपको दे ही रखा है, ठीक है। अब जो है ना ये क्या जीवा है, दोनों जीवाएं समान है आपस में, दोनों जीवाओं की लंबाई समान है। तो जो है ना आपने एक फ्रेम में पढ़ी थी कि समान जीवा, एक ही विवृत्त की समान जीवाएं जो है ना या फिर समान लंबाई की जीवाएं विवृत्त से जो है विवृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। यह जो है आपने एक फ्रेम में पढ़ी थी, ठीक है। क्या फ्रेम में थी, देखिए आपने यह फ्रेम में पढ़ी थी, चूंकि आप लिखोगे चूंकि एक ही विवृत्त की समान जीवाएं विवृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। यह जो है आपने फ्रेम में पढ़ी थी, ठीक है ना। ये जो है आपको जो है फ्रेम में याद रखनी पड़ेगी कि जो एक ही विवृत्त की समान जीवाएं होती है ना, समान जीवाएं मतलब समान लंबाई की जीवाएं जो होती है वह विवृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होगी, ठीक है। अब जो है ना आपको यह भी पता है कि चूंकि जीवा ए बी की केंद्र ओ से दूरी यह कितनी है आपको पता है, कितनी है ओ से दूरी जो है वो कितनी है, ओ एम, यह जो है आपको पता है, ठीक है। साथ ही साथ जीवा सी डी की केंद्र ओ से दूरी यह कितने हैं आपको भी पता है, यह कितने हैं ओ एन, ठीक है ना। तो इस प्रमेय के अनुसार दोनों जीवाएं जो है आपस में बराबर होगी, ओ एम जो है वो बराबर होगी ओ एन के, ठीक है ना। इतना तो जो है आप समझते ही हो। देखिए कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ प्रमेय ही लगाई है, ठीक है। यह जो है आपको समझ में आ गया। अब आप आइए त्रिभुज ओ एम एन में, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, अब त्रिभुज ओ एम एन में, इस त्रिभुज में जो है ना हुआ क्या है, इस त्रिभुज में ओ एम जो है वो बराबर है ओ एन के, ठीक है ना। देखिए एक ओ एम एन एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो सम्मुख भुजाएं जो है ना वो क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होता है तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज ओ एम एन एक समद्विबाहु
त्रिभुज है। यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो समान भुजाएं होती है ना, उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। जैसे कि देखिए ओ एम और ओ एन भुजा दोनों समान है, तो इसके ओ एन के सामने वाला कोण कौन सा है, ये, और ओ एम के सामने वाला कोण कौन सा है, ये, ठीक है। तो ओ एन के सामने वाला कोण है ओ एम एन, ठीक है। ओ एन के सामने वाला कोण है ओ एम एन, और ओ एम के सामने वाला कोण कौन सा है, ओ एन एम। ये दोनों कोण जो है वो सम्मुख कोण समान हो जाएंगे, ठीक है। अतः बस आप लिख सकते हो कि इति सिद्धम, इति सिद्धम, बस आपका जो है काम हो गया। बात जो है ना, देखिए जो आप पढ़ के आए हो ना 9th में और 10th में भी आपने पढ़ा है, उसका ही हम यूज ले रहे हैं, बाकी कोई जो है हमें दूसरा इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा आपने किया कि यदि समान लंबाई की जीवा होगी तो उसका केंद्र से दूरी समान होगी, केंद्र से दूरी हमने समान बता दी, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज में आ गए, तो इस त्रिभुज में हमने देखा कि दो भुजा समान है। अब यदि दो भुजा समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती है ना, उनके सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। तो बस ये आपने कर लिया और आपका जो है सवाल हो गया, ठीक है। तो यह है आपका सवाल नंबर 5वां। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 6। तो दोस्तों अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 6वां, ठीक है। 6ठे सवाल में जो है हमें क्या बोल रखा है उसको सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद इसे हल करेंगे। देखिए आपको बोला है कि ओ और ओ डैश जो है, ओ और ओ डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र है, ठीक है। ये हमें पता चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ बोला है कि जो ए भी है ना, ये ए भी है ना, वो ओ डैश जो है उसके समांतर है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह बोला गया है, यह पूछा गया कि आप सिद्ध कीजिए कि ए बी जो होगा ना वो 2 टाइम्स होगा, मतलब दोगुना होगा ओ डैश ओ के। यह जो है आपको पूछा गया है। अब इसको जो है आप कैसे हल करोगे, किस तरीके से करोगे, सिंपल सा है। आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देखिए इसको। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, देखिए क्या लिखना है। आप लिखोगे सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, या फिर ये लिख लो कि दो वृत्त, ये लिख लो दो वृत्त। ये तो जो भाषा लिखने मैंने 2 सवाल में नहीं लिखी है, 2-3 सवाल में, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा दो वृत्त जिनके केंद्र ओ व ओ डैश है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बोल रखा है कि ए बी जो है वो समांतर है ओ डैश ओ के, ठीक है। अब जो है आपको सिद्ध क्या करना है वो भी आप लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध में यह करना है कि जो ए बी होगा ना वो 2 टाइम्स होगा ओ डैश की, ठीक है ना। यह जो हमें करना है सिद्ध। अब सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं उपपत्ति, ठीक है। तो हम लिखेंगे उपपत्ति, ये हमने जो है वो लिख लिया। देखिए अब उपपत्ति लिखने के बाद हम जो है अपना काम चालू करना स्टार्ट कर देंगे। हमें जो है क्या करना, देखिए आपने जो है ना क्या किया है, देखिए साफ यहाँ पे आकृति से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ए बी जो है ना, चूंकि देखिए, चूंकि आप लिखोगे ए सी, क्या लिखोगे आप, ए सी वृत्त ओ, या फिर आप ये लिख लो ए सी व बी सी। देखिए ये आपकी ए सी है ना, ये आपकी होगी ए सी और ये आपकी होगी बी सी। तो ये जो है आपको दिख क्या है, ये जो है वृत्त की जीवा ही तो है ना, ये वाली वृत्त की क्या है, जीवा है, ठीक है। अब जीवा है तो आप क्या लिखोगे, ए सी व बी सी क्रमशः वृत्त किसकी, ओ व ओ डैश की जीवा है, ठीक है। यह जो आपने लिख लिया, ये जो है लिखना पड़ेगा। अब जीवा है जिससे जो है बहुत से काम हमारे हो जाएंगे, मतलब ए सी जो है वो इस ओ वाले वृत्त की जीवा है और बी सी इस ओ डैश वाले वृत्त की जीवा है, ठीक है। तो अब जो है आप इस डायग्राम में देखिए, आपने इस ओ जो है ना, इस ओ केंद्र से इस ए सी के ऊपर क्या डाला है, लंब, ठीक है ना। देखिए लंब डाला है आपने, और साथ साथ जो है आपने इस ओ डैश से बी सी जो जीवा है इसके ऊपर भी लंब डाला है, ठीक है। तो जो है ना अब आप क्या लिखोगे कि ए, देखिए ए डी बराबर हो जाएगा डी सी, ठीक है ना। ए डी बराबर डी सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने जो केंद्र ओ से इस जीवा पर लंब डाला है ना, तो जो है ये लंब इस जीवा को 2 भागों में विभाजित करेगा। ये हमने फ्रेम में पढ़ के रखी है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, बी ई जो है ना, बी ई बराबर हो जाएगा ई सी, ठीक है ना। बी ई बराबर ई सी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आप लिखोगे केंद्र से जीवा पर डाला
लंब जो है ना वो क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा। यह जो है वो आपने लिख लिया, ठीक है ना। तो ये जो है आपने लिख लिया। अब आप ये देखिए, आपको डायग्राम से एक चीज़ और साफ दिख रही है कि जो ओ और ओ डैश है ना, देखिए ओ और ओ डैश वो किसके बराबर दिख रही है आपको, ई व डी के, ठीक है, ई डी। देखिए ओ ओ डैश जो है वो ई डी के बराबर दिख रहे हैं ना, तो ये भी जो है आप लिख लीजिए ओ ओ डैश जो है वो बराबर है ई डी के, ठीक है। आप लिखोगे हाँ, आप लिख सकते हो चित्र से हमें देख के जो है वो पता लग रहा है, ठीक है। अब जो है ना आप अपना काम करिए, क्या काम करोगे, देखिए ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी जो है, चूँकि आप लिखोगे ए बी को जो है आप जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों में तोड़िए, ए बी कितना हो जाएगा, बी ई, ठीक है। पहले आपने लिख लिया बी ई, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी ई के बाद ई सी प्लस ई सी, ये आपने लिख लिया। उसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा, सी डी, ये आपने लिख लिया सी डी। इसके बाद जो है क्या आ जाएगा, डी ए। यह जो है पूरा आपका ए बी होगा। यह जो है आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए आप क्या लिख सकते हो कि ए बी ई व ई सी जो है, बी ई व ई सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए बी ई व ई सी दोनों आपस में बराबर है, तो जो है ना आप बी ई की जगह ई सी लिख सकते हो ना, तो इस बी ई की जगह आप लिखिए ई सी, ठीक है। अब ई सी ही क्यों लिखा है वो हम समझेंगे। बी ई की जगह ई सी लिख लिया, ई सी को तो ई सी रहने दिया, और आपने जो है सी डी, देखिए सी डी मतलब डी सी और ए डी जो है आपस में बराबर है, तो जो है ना आप इस सी डी को सी डी रहने दीजिए, और ए डी जो है उसके जगह जो आप डी सी वापस सी डी जो है वापस लिख सकते हो, ठीक है। ये आपने लिख लिया। देखिए ए डी कहो या डी ए कहो, बात दोनों एक ही है, तो इसलिए जो हमने ये लिख लिया है। अब देखिए या फिर आप ए बी लिखिए। अब देखिए ई सी प्लस ई सी कितना हो जाएगा, 2 ई सी, ये आपने लिख लिया 2 ई सी प्लस आपका सी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा, 2 सी डी जो है आपकी हो गई, ठीक है ना। इतने जो है हमने लिख लिया। इसके बाद आप 2 को जो है वो कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लिए तो अंदर जो है क्या बचा, ई सी बचा अंदर, यहाँ पे अंदर क्या बचा, सी डी, ठीक है। ई सी प्लस सी डी बराबर ए बी, इतना जो है आपका बन गया। अब ई सी प्लस सी डी जो है वो क्या होगा, ई सी प्लस सी डी जो है वो आपका होगा कि इसे आप समझिए। देखिए ई सी प्लस सी डी, इसको आप जोड़ना सीखिए, सी से सी कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ए बी बराबर 2 इंटू सी से सी कट गया तो क्या बच गया, ई डी। और आप देख भी सकते हो ई सी प्लस सी डी जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा ए ई डी जो है वो हो जाएगा। तो ये आपने ए डी जो है वो लिख लिया। तो अब जो आपके पास क्या आ गया, ए बी बराबर 2 इंटू ई डी, ठीक है ना। अब ई डी की जगह जो है आप क्या लिख सकते हो, ओ डैश लिख सकते हो ना, इससे जो है आप दे सकते हो समीकरण 1। तो अब आप लिखोगे ए बी बराबर 2 इंटू ओ डैश, ठीक है। लिखोगे समीकरण 1 से, यह जो है आपने लिख लिया, और यहाँ से जो है आपका काम हो गया। और आप लिख सकते हो इति सिद्धम, मतलब इसको जो है हमने सिद्ध कर लिया है। देखिए इजी सा है, आराम सा है, जो आपको दिया गया वही लिखना है। मैंने कुछ नहीं किया, आपने जो है जो लिखा था वही हमने देखा है। बस जो इसमें दिया गया, जैसे कि जीवाई देखी तो जीवाई हमने लिखी, साथ ही साथ इन केंद्रों से जीवा पर लंब डाला है तो जीवाई जो है वह समद्विभाजित होगी, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना ए बी को तोड़ दिया, ए बी को 4 भागों में तोड़ा, ठीक है। ये दो, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, ठीक है। बराबर होंगे तो इसको एक भाग के रूप में लिख लिया, ठीक है। साथ साथ ये दोनों भाग भी आपस में बराबर होते हैं तो इसको भी एक भाग के रूप में लिख लिया। इससे जो हमारे पास 2 ई सी प्लस 2 सी डी आ गया, और यहाँ से जो है हमने ए बी बराबर 2 ई डी बना दिया, और ई डी जो है वो ओ डैश के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह छठा सवाल करना है। सिंपलेस्ट वे जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे जो है आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बाकी आपको 1-2 बार इन क्वेश्चनों को हल तो करना ही है, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं। देखिए 7वां और 8वां सवाल, इसके बाद हमारा जो पिछले वाला वीडियो था ना उसमें हम सिद्ध जो है इसको कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। अब हम सीधा हल करेंगे सवाल नंबर 9वां। अब देखिए साथियों, हम हल करेंगे सवाल नंबर 9वां, ठीक है। 7वां और 8वां हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। 3वां, 7वां और 8वां जो प्रश्न है तीनों एक जैसे एक ही कंसेप्ट पर है, उनको जो है हमने अच्छे से पिछले वाला जो वीडियो उसमें डिस्कस किए हैं। आप चाहो, यदि आपको सवाल वो हल करना है तो आप चाहो तो पिछले वाला वीडियो जो है वो देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम 9वां सवाल देखते
देखते हैं। देखिए इसमें जो है हमें क्या बोल रखा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपको बोला है कि एक चतुर्भुज है ना, कौन सा है, ABCD, इसके शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर है CD के। तो जो है आपको सिद्ध करना है कि AC जो है वो बराबर होगा BD के। ठीक है, अब इसको जो है आप कैसे हल करोगे, पहले तो मैंने जो आपको बताया वही काम करना है। आपको जो है वो क्या करना है, इसकी कल्पना करनी है दिमाग में कि एक चतुर्भुज होगा और वृत्त के अंदर है, और वृत्त के अंदर कैसे है कि इसके जो शीर्ष है ना वो वृत्त को जो है वो स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम बना देते हैं, ये आपका एक चतुर्भुज कुछ इसी तरीके का होगा। ठीक है, ये आपने बना लिया, ये आपका ABC और D। ठीक है ना, तो जो है ना इसमें आपको बोला गया है कि AB जो है वो CD के बराबर है, और आपको बोला है कि जो है AC जो है ना ये बराबर होगा BD के। ये आप सिद्ध करके हमें बताइए, ये जो है हमें बोल रखा है। ठीक है, इससे जो हम मान सकते हैं, या फिर नहीं मानोगे तो भी चलेगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि देखिए आपको तो यही दिया है ना कि ABCD एक चतुर्भुज है, या फिर वृत्त जिसका केंद्र जो है, जिसका केंद्र O है, इसमें जो है वो क्या बना हुआ है, चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। ठीक है ना, यह जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो, इतना जो है आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि जो AB है ना वो बराबर है किसके, CD के। यह जो है आपको दे रखा है। ठीक है, अब जो है आपको सिद्ध क्या करना है, यह भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि AC जो है वो BD के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, अब सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, किस रामबाण का जो कौन सा टर्म है, कौन से शब्द हम लिखते हैं, उपपत्ति। ये जो हमारा एक रामबाण है, इससे जो है इसका नाम लिखकर जो है हम काम शुरू करते हैं, मतलब एक तरीके से श्री गणेश करते हैं। ठीक है, अब जो है ना देखिए आपको क्या बोला गया है कि जो AC है ना, AB है ना वो बराबर है CD के। ठीक है, यह जो है आपको दिया गया है, और ये दोनों क्या है, आपकी जीवा है। यह भी जो है आपको पता चल गया होगा कि AB और CD दोनों वृत्त की जीवा है। ठीक है ना, क्योंकि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है। ठीक है, तो जो है ना आप ये बोल सकते हैं कि यदि दो जीवा समान है ना तो उनके जो छाप होंगे ना वो भी आपस में समान होंगे। इसका मतलब छाप AB वो किसके बराबर हो जाएगा, चाप DC के। यह जो है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि AB जीवा बराबर है, इसका मतलब चाप AB और चाप DC आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है ना आप क्या कीजिए कि जो ये आपका AD छाप है ना, AD, इस AD छाप को दोनों पक्षों में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आप लिखोगे चाप AD को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, आप क्या लिखनी है, आपने क्या लिखा कि जो AD छाप है उसको हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, और जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, देखिए AB प्लस AD छाप, ठीक है, बराबर है CD प्लस AD छाप। ठीक है, देखिए A से A हटा दीजिए तो आपका क्या बच गया, BD छाप। ठीक है, बराबर यहाँ पर D से D हटा लीजिए तो आपके पास क्या बच गया, AC चाप। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, AC बराबर BD। अब दोनों चाप यदि बराबर है तो यहाँ से हम इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, जैसे कि AB बराबर CD है, मतलब AB जीवा CD जीवा के बराबर है। इससे हमने क्या बोला कि AB चाप जो है वो CD चाप के बराबर होगा। तो यदि BD चाप AC चाप के बराबर है तो इसका उल्टा हम बोल सकते हैं, अतः यहाँ से जो है वो BD भुजा जो है, अतः जो BD भुजा हो जाएगी वो AC भुजा के बराबर निकल आएगी। ठीक है ना, देखिए AC बराबर BD। तो जो है ना अब आप यहाँ पर लिख लीजिए इति सिद्धम, बस इति सिद्धम। ठीक है ना, और आप चाहो तो इसे और भी अच्छे से लिख सकते हो, AC बराबर BD। यह जो है आपका इति सिद्धम हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा इजी सा सवाल है, आप जो है आराम से इसे हल कर सकते हो। ठीक है, यह है आपका सवाल नंबर 9वां। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 10वां। अब देखिए दोस्तों, हम 10वां सवाल हल करते हैं। इसमें जो है हमें क्या बोल रखा है उसको समझते हैं। आपको बोला है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है या फिर प्रतिच्छेद करती हो तो आप सिद्ध कीजिए कि
क्या होगा कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को जो है ना, ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि हमें क्या दे रखा है और क्या हल करना, मतलब क्या सिद्ध करना। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं डायग्राम से, इसकी कल्पना करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने ये बना लिया वृत्त, ठीक है, और आपको इस वृत्त में बोला है कि दो समान जीवा है। ठीक है, तो मान लिया कि ये इसका केंद्र O है और दो समान जीवा हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये ले लिया और एक ले लिया, ये दो जीवा हमने ले ली, उसका नाम दे देते हैं, एक का AB और एक का CD, दोनों का नामकरण भी जो है हमने कर दिया। ठीक है, इतना जो है हमें समझ में आ गया। और दोनों आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो हमने मान लिया कि यह E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह भी जो है हमने मान लिया। अब जो है ना आपको बोला है कि एक जीवा के क्रमित भाग जो है ना, क्रमित मतलब एक के बाद एक, इसके कितने भाग है? 2। एक जीवा के क्रमित भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होंगे। मतलब ये जो AE है ना, वो इसका संगत भाग कौन सा है? ये वाला DE वाला, तो ये भाग इसके बराबर होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका देखिए, अब ये दूसरा है ना, अब इसका संगत भाग कौन सा है दूसरी जीवा का? ये CE वाला, तो ये भाग जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है ना आपको सिद्ध क्या करना है वो भी समझ में आ गया ना, कि एक जीवा का क्रमित भाग, क्रमित मतलब एक ये और एक ये, 2 है तो एक के बाद पहले ये दूसरा ये भाग दूसरी जीवा के संगत भाग, ये इसके दूसरी जीवा के संगत कौन सा? DE, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है हमें समझ में आता है कि क्या दे रखा है और क्या सिद्ध करना है, वो हमने समझ लिया। बस हमारा काम जो है वो हो जाएगा। हम लिखेंगे, अब यहाँ पर दिया है क्या दे रखा है। देखिए हमें यह दे रखा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र जो है ना, जिसका केंद्र O है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जीवा जो है ना, जीवा AB वो किसके बराबर दे रखा है? जीवा CD के, यह भी जो है आपको दे रखा है। ठीक है, अब जो है ना हम क्या लिखेंगे? सिद्ध क्या करना है। हमें जो सिद्ध करना है वो भी तो हम लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि जो AE है ना वो किसके बराबर होगा? DE के, और साथ साथ जो CE है ना वो किसके बराबर होगा? BE के। देखिए जो AE है ना वो किसके बराबर होगा? DE के, और जो CE होगा ना वो BE के बराबर होगा। जो हमने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर जो है, जो समझा है वो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, अब इसके लिए जो है ना हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना में कुछ नहीं करना, हम जो है ना ये केंद्र है ना, इस केंद्र से इन जीवा पर लंब डाल देंगे। ये M हो गया और ये हो गया N, ये जो हमने क्या डाल दिए? लंब। ठीक है, अब लंब डालने से जो है ना आपको पता है क्या होगा, हम लंब डालने से ये जो जीवा है वो 2 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे रचना में, देखिए यहीं पर लिख लेता है रचना, केंद्र O को या फिर केंद्र O से AB व CD पर लंब M व N डालें। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या कीजिए कि O व E को जो है वो भी मिला लीजिए, तथा O व E को मिलाया। ठीक है, यह जो है आप लिखिए। ठीक है ना, इतना जो है आपको काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, O से AB पर M लंब डाला और CD पर N लंब डाला, और साथ ही साथ O और E को मिलाया। ठीक है, इतना जो है ना आपने काम कर लिया। अब आप क्या कीजिए? श्री गणेशाय कीजिए। श्री गणेशाय मतलब उपपत्ति लिख लीजिए। इसके बाद आपका जो है काम चालू हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या करना है आपको, आप जो है ना आपको कुछ नहीं करना, आपको टोटल मिला के काम ये करना है कि जो EM है ना इसको EN के बराबर बताना है। ठीक है, अब इससे जो है ना क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप EM को EN के बराबर बता दीजिए। तो आप कैसे बताओगे? देखिए त्रिभुज OME व त्रिभुज ONE में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या लिखोगे? इन दोनों त्रिभुज में OE बराबर OE क्या है? ये उभयनिष्ठ भुजा है। सर्वांग से हम बता लोगे तो आपका काम हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, क्योंकि दो त्रिभुज यदि उभय सर्वांग सम हो गए तो वो दोनों भुजाएं ऑटोमेटिकली आपस में समान हो जाएगी, तो OE बराबर OE हो जाएगा। साथ ही साथ एंगल जो है ना, एंगल कौन सा? एंगल OMA जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ONAE के, सॉरी OME एंगल बराबर हो जाएगा ONE के। ठीक है ना, यह जो है कैसे होगा? यह आपका समकोण है।
ठीक है, यह जो है आपने लिख लिया। और जो है ना आप साथ ही साथ क्या लिखोगे कि जो ओ एम है ना वो किसके बराबर है, ओ एन के। दोनों जो है वो दूरी समान होती है, ठीक है ना। अब ये दोनों दूरी समान कैसे होती है, देखिए कि दोनों जो समान लंबाई की जीवा होती है ना वो केंद्र से समान दूरी पर होती है। यह जो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि समान लंबाई की जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है ना। यह जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो यह जो है हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिला, देखिए SAS सर्वांग समता का नियम। तो SAS सर्वांग समता के नियम से, ठीक है, SAS सर्वांग समता के नियम से जो है ना हम क्या बोल सकते हैं कि आपका त्रिभुज OME जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ONE के। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो हम बोल सकते हैं कि EM जो है वो EN के बराबर जो है वो हो जाएगा, किससे, CP/CT से, ठीक है ना। यह जो है आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। बस अब जो है हमारा काम 80% हो गया है, ठीक है, इतना काम जो है हमारा हो गया। अब जो है ना आप क्या कीजिए, आपको पता है कि आपने जो है ना OM इस AB भुजा के ऊपर लंब डाला है। इसका मतलब जो AB भुजा है, मतलब AB जो जीवा है ना वो दो भागों में टूट जाएगी। मतलब AM जो है AM बराबर हो जाएगा किसके, BM के, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो CN है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, DN के। कैसे होगा, क्यों होगा, ये जो है आप समझिए, क्योंकि जो है ना केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को दो भागों में मतलब समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये जो है आप लिख लीजिए, ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। यह जो है आप लिख लेना। अब देखिए, अब यहाँ से जो है आप समझिए, चूँकि देखिए AB बराबर है CD के, यह तो जो हमें दे रखा है, ठीक है। देखिए यह तो जो हमें पहले से ही दे रखा है, ठीक है। अब AB को जो है ना आप क्या लिख सकते हो, AB को जो है आप क्या लिख सकते हो, देखिए AB को जो है ना आपको क्या लिखना पड़ेगा, AB EM प्लस BN लिख सकते हो ना। AB को क्या लिखोगे, AM प्लस BM, तो जो है आप लिख सकते हो। और CD को जो है आप क्या लिख सकते हो, CN प्लस DN, यह तो जो है आप लिख ही सकते हो, ठीक है। यह जो है आपने लिख लिया। अब जो है ना आपको क्या करना है कि AM है ना प्लस BM को जो है आप क्या लिख सकते हो, AM लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये आपने लिख लिया वापस AM। CN है ना, अब CN जो है ना देखिए ये है आपका CN को आप DN लिख सकते हो क्योंकि दोनों एक जैसे है, तो ये जो है आपने लिख लिया, तो DN प्लस DN हो जाएगा। तो यहाँ से 2AM बराबर 2DN, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना आपको क्या मिल जाएगा, AM बराबर DN, ठीक है ना। ये जो है आपको मिल गया समीकरण। इसे जो है आप नाम दे दीजिए समीकरण 2 और इसे आप नाम दीजिए समीकरण 1 जो आपने CP/CT से निकाला है वो, ठीक है। इतना जो है ना आपने कर लिया ना। अब आप क्या कर लीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में जो है आप समीकरण 1 जोड़ लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण जो है आप क्या कर लोगे 1। तो इससे हुआ क्या, देखिए बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जुड़ेगा तो AM में क्या जुड़ जाएगा, EM प्लस DN में जो है वो क्या जुड़ जाएगा, EN। ये जो है आपका जुड़ गया। देखिए M से M आप काट लो तो क्या बच गया यहाँ पर, AE बराबर, यहाँ पर जो है आपने क्या, ये इक्वल का साइन है, यहाँ पर जो है आपने क्या कर दिया, N से N काट लिया तो आपके पास क्या बच गया, DE। ये जो है आपके पास बच गया। अब आपको हल क्या करना था, AE बराबर DE, आपका आ गया ना। कितने आराम से जो है स्मूथली आ गया आपके पास। तो अब आप लिखोगे इति सिद्धम, क्या लिख लोगे, इति सिद्धम। अब देखिए एक को जो है ना आपने हल कर लिया ना, एक को जो है आपने क्या कर लिया हल, तो दूसरे के लिए जो दूसरे में क्या करना पड़ेगा आपको, इसी तरीके से करके उसमें माइनस करना पड़ेगा, इस चीज़ को जो है वो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है यहाँ पर दिमाग से काम लेंगे। हम जो है ना एग्जामिनर को यहाँ पर थोड़ा बेवकूफ़ बना के हम लिख लेंगे कि इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिख कर हम यह कह देंगे कि इसी प्रकार CE बराबर BE, क्या हो जाएगा, CE बराबर BE।
हम इसके बाद लिख लेंगे इति सिद्धम। तो यह है आपका सवाल नंबर 10वां। बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा समझने लायक है, इसलिए आप इस सवाल को 1-2 बार कीजिए। आपका ये मोस्ट सवाल है, अच्छे से जो है आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब जो है हम हल कर लेते हैं सवाल नंबर 11, ठीक है। एक बार इसको समझ लीजिए, यदि कोई डाउट है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। अब देखिए दोस्तों, हम 12.2 प्रश्नमाला जो है उसका लास्ट सवाल कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है आपको क्या बोल रखा है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो है ना आपको यह बोला है कि आप सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसे आप सिद्ध करने का आपको जो है बोला गया है, ठीक है। इसे जो है आप मोस्ट कर सकते हो, वेरी मोस्ट भी जो है आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको जो है कैसे करना है सवाल को देखिए। आपको जो है ना एक बोल रखा है वृत्त, ठीक है, यह जो है आपको बोल लिया है वृत्त, ठीक है। अब इसमें जो है आपको दो समांतर जीवाएं दे दी गई है। मान लो ये दो समांतर जीवा है, एक का नाम ए बी है और एक का नाम सी डी है, ठीक है। यह दो समांतर जीवाएं आपको दे दी गई है। अब जो है ना आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो है आपका वृत्त है, इसका केंद्र ये हो गया, ठीक है। अब आपको बोला है कि इन जीवाओं के मध्य बिंदु, मान लो कि इस जीवा का ए बी जो है इसका मध्य बिंदु क्या है, मान लो कि यहाँ से ओ से जो है ना आपने इसके ऊपर डाल लिया लंब, ठीक है, ए एम, जो कि क्या होगा, इस जीवा ए बी का मध्य बिंदु होगा एम, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो है ना आपने ओ से इस सी डी जीवा के ऊपर डाल लिया लंब एन, और वो भी जो है होगा क्या होगा, सी डी जो है इसका मध्य बिंदु होगा। लेकिन आपको ये पूछा है कि क्या ये वास्तव में रेखा जो है वो ओ बिंदु से होकर जाएगी या नहीं जाएगी। आप क्या कीजिए कि एक इन दोनों के समांतर एक और रेखा खींच लीजिए जो ओ से जा रही है, ठीक है। ये आपने खींच ली। अब जो है ना आप एक काम कीजिए कि इसको जो है आप मिला लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप मिला लीजिए, और इसको भी जो है आप चाहो तो मिला लीजिए। इसको आप जो है पी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है वो आप लिखिए, आप लिखोगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है आपको कि एक वृत्त जिसका केंद्र जो है वो क्या है, ओ है, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना ए बी व सी डी वृत्त की क्या है, जीवाएं है, ठीक है। यह जो है आपको दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है, तो आप जो है वो लिख सकते हो। अब जो है ना आपको क्या सिद्ध करना है वो लिखोगे, तो आप लिखोगे सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि एम एन रेखा वृत्त के या फिर ओ बिंदु ओ से गुजरेगी, ठीक है, या फिर गुजरती है। यह जो है आपको सिद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों, एम एन रेखा जो है बिंदु ओ से गुजरती है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यदि आप ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण 180 बता दो, 180 मतलब एकदम सीधी रेखा, तो यदि आप यह वाला कोण 180 बता दो तो आपका जो है वो काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना आप इसके लिए क्या कर लो, रचना कर दो, रचना, ठीक है। रचना में आप क्या लिखोगे, ओ से ए बी व सी डी पर लंब एम व एन डाला, ठीक है। साथ साथ तथा एम व एन को पी से मिलाया, ठीक है। यह जो है आप लिख लीजिए, इतना जो है आपने रचना में करना पड़ेगा। मतलब जो आपने ये लिखा है ना, जो आपने जो बनाया है ना, उसको जो है आपने लिख लिया। अब आप श्री गणेशा के वगैरह लिखोगे उपपत्ति, बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन थोड़ा समझने लायक है। देखिए आपने ओ से जो है ना इस ए बी पर लंब डाला है एम, ठीक है। अब जो है ना ये लंब डाला है, इसका मतलब कोण ओ एम ए जो है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चूँकि कोण ओ एम ए बराबर कितना है, 90 डिग्री, इतना जो है आपको पता है। अब देखिए दोस्तों, जो समांतर रेखाओं का कंसेप्ट है वो आपको पता होगा। जैसे कि दो ये समांतर रेखा है, ठीक है। अब इन दो समांतर रेखाओं को आपने एक तिर्यक रेखा से काट लिया, तो इसमें जो होता क्या है कि ये जो तिर्यक रेखा है ना, देखिए तिर्यक रेखा जो आंतरिक कोण है ना, इनका योग कितना होता है, 90 + 90 मतलब 180
होता है। यह जो है आपको पता होगा, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो उसके जो आंतरिक कोण है ना, उन आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होगा। तो इसका कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए आपको OMA कोण जो है वो कितना मिलेगा, 90। ठीक है, तो जो है ना आपको देखिए, अब आप क्या करोगे, तथा या फिर इसलिए कोण चूंकि है, तो ये इसलिए जो है कोण O या फिर MOP जो है वो कितना हो जाएगा, 90। आप जो है ना क्या करोगे, या फिर जो है आप इस तरीके से कीजिए कि कोण OMA प्लस कोण कितना हो जाएगा, देखिए OMA प्लस कोण MOP, इन दोनों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि जब भी दो समांतर रेखा को एक दो तिर्यक रेखा काटती है ना, तो जो है ना उनके जो अंत कोण, जो अंदर कोण बनते हैं, एक तो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो और एक साइड वाले, जैसे इस साइड वाले अंदर कोण कौन से, 1 व 2 है ना, तो इन दोनों का योग जो है कितना होगा, 180 होगा। यदि ये 90 होगा तो ये भी 90 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप जो है क्या लिखोगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, या फिर बोल सकते हो कि अंत कोणों का योग, ठीक है, अंत कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप जो है अपनी भाषा में लिख सकते हो कि समांतर रेखाओं में अंत कोणों का योग। बाकी जो है आप इतना लिखोगे तो आपका हो जाएगा। अब आपको पता है कि OM कोण कितना है, 90। ठीक है, प्लस OMOP बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से MOP कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो MOP जो है वो 90 डिग्री आ गया, MOP 90 डिग्री आ गया। ठीक इसी तरीके से आप कोण N आपको पता है कितना है, 90 होगा, क्योंकि आपने O से जो है CD के ऊपर डाला है, लंब डाला है। ठीक इसी तरीके से CD व PQ जो भुजा है वो समांतर है, और यदि समांतर है तो ये दोनों अंत कोण हैं, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, और इससे जो है इस कोण का मान भी 90 आ जाएगा। तो ये भी 90 और ये भी 90, इसका मतलब क्या हो गया, 180 जुड़ के हो गया ना। अब जुड़ के 180 हो गया, इसका मतलब यह रेखा जो है वो बिंदु से जाएगी। ठीक है, अब आप लिखोगे इसी प्रकार, देखिए आगे हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे इसी प्रकार एंगल, क्या लिखोगे, आप लिखोगे NOP कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अतः आप लिखोगे, अतः आप ये लिख लोगे, अतः दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, या फिर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, कुछ नहीं किया है हमने, जो मतलब सिंपल सी जो है अपने इस एंगल का मान जो है 180 बताया। कैसे बताया है, O से AB के ऊपर लंब डाला, जो कि क्या होता है आपका 90 डिग्री होगा, तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंत कोणों का योग 180 होता है। इससे ये भी 90 निकाल लिया और ये भी 90 निकाल लिया, इन दोनों का जोड़ा तो आपके पास आता है 180। उस हिसाब से जो है वो ये रेखा केंद्र बिंदु से गुजरने चाहिए। ठीक है, तो यह है आपका सवाल नंबर 11 इस 12.2 प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 12.3, मतलब इसके जस्ट अगली वाली प्रश्नावली। उसके बाद जो है ना 12.4 आपको इस साल पढ़ेगी, है नहीं तो आपको 12.3 में प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए, और यदि कोई आपकी फरमाइश हो कि कुछ टॉपिक वगैरह कराने की, तो जो है आप हमें बेझिझक बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।